अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारी 9वीं जमात की तारीख का ये तीसरा सबक है, भारत को दरपेश दाखिली मसाइल। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वीं जमात का तीसरा सबक है, ये भारत को दरपेश दाखिली मसाइल, ये तारीख का तीसरा सबक है। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात, इकोनॉमिक्स के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। उसी के साथ 9वीं जमात का उर्दू, ज्योग्राफिया और इकोनॉमिक्स और सियासत के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो ये सबक हमारा तीसरा है, भारत को दरपेश दाखिली मसाइल। हम इसी सबक के सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। तो पहला है 1981 में मुदीर डैश के कत्ल के मामले में भंडारान वाले को गिरफ्तार करने की वजह से पंजाब के हालात काबू से बाहर हो गए। तो जवाब है यहाँ पर जीम। मैंने देखिए यहाँ पे टिक किया हुआ है, यहाँ पे लाला लाजपत राय को मैंने यहाँ पर जीम में निशान दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पर स्वर्ण मंदिर से दहशतगर्दों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेजर डैश के सुपुर्द की गई। कौन? जनरल कुलदीप सिंह मेजर थे, जिसको मैंने बा में ये टिक किया हुआ है। तीसरा है 1959 मिजोरम में कहत के दौरान डैश ने अवाम की बहुत खिदमत की। तो यहाँ पे जीम में जवाब है लाल डींगा। तो यहाँ पे टिक हो गया। चौथा है यहाँ पे हमारा सवाल, डैश को तुलू होते हुए सूरज की सरजमी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो यहाँ पे दाल में जवाब है अरुणाचल प्रदेश। पांचवा है मगरिबी बंगाल के जिला दार्जिलिंग में डैश के मुकाम पर नक्सलवादी तहरीक शुरू हुई। तो यहाँ दाल में जवाब है नक्सल बारी। छठा है यहाँ पर अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए नक्सलवादियों ने डैश नामी मसलह तंजीम कायम की। तो यहाँ पे देखिए अलीफ का मैंने इसका जवाब दिया है पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। तो ये जवाब हो गया छठे का। अब सातवां है हमारा यहाँ पर डैश फिरका परस्ती की बुनियाद है। तो ये जीम में इसका जवाब है मजहबी अंधापन यानी जुनून। अब यहाँ पर आठवां सवाल है इंसानों का एक दूसरे पर डैश ही बाहमी जिंदगी की बुनियाद है। तो यहाँ पे इसका जवाब बा है और इसमें है एतमाद। तो ये जवाब हो गया। अब 9वें का है 1986 में स्वर्ण मंदिर से दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसे डैश कहते हैं, यानी उसे कहते हैं ब्लू। यहाँ पे बी में देखिए जवाब है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है। अगला है यहाँ पर सवाल 2, गलत जोड़ी पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए कई जोड़ी दी गई है, जिसमें पहला है अकाली दल आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा। दूसरा है मिजो नेशनल फ्रंट यानी आज़ाद मिजोरम का मुतालबा। तीसरा है नागा नेशनल काउंसिल और आज़ाद नागालैंड का मुतालबा। चौथा है आसाम गण परिषद और आज़ाद आसाम का मुतालबा। तो यहाँ पर जो गलत जोड़ी हमें वो पहचानना है, तो वो है आसाम गण परिषद और आज़ाद आसाम का मुतालबा। तो यहाँ पे देखिए जवाब में भी हमने ये दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लें। दूसरा है यहाँ पर गलत जोड़ी है संत हरण चरण सिंह लोंगवाल संत और नक्सलवादी जो है ये गलत जोड़ी है। यहाँ पे हमने इसकी जवाब भी दी है, आप नोट कर लें। अगला सवाल 3 है यहाँ पे दर्ज झेल जदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे मुकम्मल करना है तो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ रहनुमाई बताना है, यहाँ तंजीम का नाम और अहम मुतालबात। तो पहला है संत हरण सिंह लोंगवाल यानी अकाली दल आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा, ये सही है। दूसरा है लाल डिंगा मिजो नेशनल फ्रंट आज़ाद मिजोरम का मुतालबा। तीसरा है इंगामी छापू फिजो नागा नेशनल काउंसिल आज़ाद नागालैंड का मुतालबा।
चौथा है प्रफुल्ल कुमार महंतो यानी आसाम गण संग्राम परिषद और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से बाहर निकालना। ये चारों यहाँ पर जवाब हो गए जदुल मुकम्मल। और अगला है सवाल यहाँ पर दर्ज झेल तस्वुराती खाकों को मुकम्मल करिए। तो जवाब में पहला है अकाली दल के 1977 में किए गए मजीद 2 मुतालबात। तो पहला है यहाँ पर पंजाब नदियों के पानी में ज्यादा हिस्सा दिया जाए और दूसरा है अमृतसर को मकसद शहर का दर्जा दिया जाए। दूसरा है यहाँ पर नक्सल मुतासिरा रियासतें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे गढ़चिरौली चंद्रपुर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बस्तर, बालाघाट मंडला, देखिए ये बालाघाट मंडला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और करीमनगर आदिलाबाद। तीसरा है यहाँ पर भारत की शुमाल मशरकी रियासतें बताना है हमें। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। ये सभी जो है भारत की शुमाल मशरकी रियासतें हैं। अब पहला सवाल है दरसी किताब के हिसाब से मंदरजा झेल की मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो पहला है फिरका परस्ती के असरात बयान कीजिए। तो जवाब तंग जहन मजहबी तफाखर की वजह से फिरका परस्ती वजूद में आती है जिसके समाज और मुल्क पर दर्ज झेल असरात होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का एतमाद एक दूसरे पर से उठ जाता है और वो एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखने लगते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है दूसरे मज़हब के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। पॉइंट 3 एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने से गुरेज करते हैं, इनके दरमियान दूरी आ जाती है। चौथा पॉइंट है मजहबी अंधेपन यानी जुनून और तंग जहनी की वजह से गर्दोपेश के वाक़ियात और इंसानों की तरफ देखने का नज़रिया भी मनफी हो जाता है। पांचवा पॉइंट है मुल्क का शहरी होने की हैसियत से अपने जायज़ मुतालबात और हकूक़ के लिए मुनज़्ज़म होना भी नामुमकिन हो जाता है। पॉइंट 6 इस तरह के रुझान की वजह से वसी तर मुल्की मुफादात फरामोश हो जाते हैं और आपसी दूरियां बढ़ जाती हैं। बाज़ औक़ात मजहबी फसादात भड़क उठते हैं और अमन अमा बर्बाद हो जाता है। अगला सवाल 2 है इलाकायत के कौन से बुरे असरात होते हैं। तो जवाब अपने इलाके के तई बेजा तफाखर से पैदा होने वाली इलाकियत यानी इलाका परस्ती के दर्ज झेल बुरे असरात होते हैं। पहला है जिसमें गैर तरक्की याफ्ता इलाके तालीम और शहरी सहूलियात के लिहाज से बहुत पसमानदा हो जाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है इस इलाके के लोगों की तरक्की के मौके नहीं मिलते। तीसरा पॉइंट तालीमी पसमानदगी, अफलास और बेरोजगारी जैसे मसाइल से लोग नबर आजमा होते हैं। पॉइंट 4 इन लोगों में ये एहसास पनपता है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है और तरक्की या सम्राट से दूर रखा जा रहा है। पांचवा पॉइंट है मुआशी अदम तवाज़न पैदा हो जाने की वजह से रियासतों के दरमियान हम आहंगी ख़त्म हो जाती है। छठा पॉइंट है हम आहंगी की कमी की वजह से कौमी यकजहती पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा सवाल है यहाँ पे शुमाल मशरकी इलाके को कौमी धारे में शामिल करने के लिए आज़ादी के बाद क्या क्या कोशिशें की गई। तो जवाब है भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 8 रियासतें हैं जिनमें सैकड़ों कबाइल आबाद हैं। मुख्तलिफ नस्ल, ज़ुबान, ज़ात और ताल्लुक़ रखने वाले कबाइली लोगों को भारत के कौमी धारे में शामिल करने के लिए आज़ादी के बाद से दर्ज झेल कोशिशें की गई जिसका पहला पॉइंट है पंडित नेहरू ने 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी निफा यानी पूर्वांचल का इलाका तश्कील दिया। यहाँ पे देखिए पूर्वांचल का इलाका तश्कील दिया। पॉइंट 2 इस इलाके की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर के 6ठे शेड्यूल यानी 6ठी फहरिस्त में इस इलाके के बारे में खुसूसी तरमीम की गई। तीसरा पॉइंट है 1965 में इस इलाके की जिम्मेदारी वजारत खारजा को सौंपी गई। इसका चौथा पॉइंट है 1971 में शुमाली मशरकी परिषद कानून बनाया गया जिनमें परिषद की जिम्मेदारियों की वजाहत की गई। अब यहाँ पे चौथा सवाल है मिजोरम को वफाई रियासत का दर्जा मिलने तक वक़ूफ़-पज़ीर अहम वाक़ियात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है आज़ादी के बाद शुमाल मशरकी भारत के मिज़ो अक्सरियती लोशाई पहाड़ियों के इलाके के इज़ला को इंतज़ामी खुद मुख्तारी दी गई। पॉइंट 2 है यहाँ पर
1954 में मरकजी हुकूमत के लिसानी इलाक़ियत कमीशन की तश्कील के बाद खुद मुख्तार मेज़ो रियासत का मुतालबा किया गया। पॉइंट 3, लाल डींगा की तंजीम मेट्रो नेशनल फ्रंट ने मेज़ो अक्सरियती इलाके के लिए मिज़ोरम उज़्मा यानी आज़ाद मुल्क का मुतालबा किया। पॉइंट 4, 1966 में इसी तंजीम ने आज़ाद मिज़ोरम मुल्क का ऐलान कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बगावत को फर्द कर दिया। 5वां पॉइंट है 1972 में मिज़ोरम अक्सरियती इलाके को मरकज के वजीर इंतजाम इलाके का दर्जा दिया गया। पॉइंट 6, 1985 में वजीर आजम राजीव गांधी और मिज़ोरम नेशनल फ्रंट के दरमियान मुसालहत के बाद मिज़ोरम को वफाई रियासत का दर्जा दिया गया। यहाँ सवाल 5 है, नागालैंड एक अलहदा वफाकी रियासत किस तरह वजूद में आया? तो जवाब का पहला पॉइंट है मशरकी हिमालय, नागा पहाड़ियों, आसाम और म्यांमार के सरहदी इलाकों में नागा कबाइल की बस्तियां थीं। पॉइंट 2, 1946 में नागा नौजवानों ने अंगामी झापू फीजो की क़यादत में एक आज़ाद मुल्क का मुतालबा करने के लिए नागा नेशनल काउंसिल नामी तंजीम की बुनियाद डाली। पॉइंट 3, 1954 में तंजीम की नागालैंड की आज़ादी का ऐलान कर दिया। पॉइंट 4, आसाम राइफल्स की फौजियों और मुकामी लोगों के दरमियान लड़ाई होने पर फौजी का कार्रवाई करना पड़ी। पॉइंट 5, मरकजी हुकूमत और एनएनसी के दरमियान गुफ्त व शनेत की गई मरहल होने के बाद नागा अक्सरियती इलाकों को मरकज के वजीर ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दर्जा दिया गया। 6वां पॉइंट है आखिरकार 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड वफाकी रियासत वजूद में आई। अब यहाँ पे हमें नोट लिखना है। नोट पहला है फिरका परस्ती पर। तो फिरका परस्ती का जवाब हम देखेंगे। फिरका परस्ती से मुराद अपने मजहब को आला मानना और दूसरे मजहब को अदना समझना। जब अपने मजहब पर फख्र करने में शिद्दत आ जाती है तब वो बेजा तफाखर में तब्दील हो जाता है। समाज में खुद को आला मानने वाले मजहबी ग्रोह के वजूद में आने से वो दूसरे मजहब को अदना समझने लगते हैं। इसी से मजहबी अंधापन यानी जुनून पैदा होता है। मुख्तसर ये कि तंग जहन मजहबी तफाखर की वजह से फिरका परस्ती वजूद में आती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इलाकायत। तो चलिए इलाकायत यानी इलाका परस्ती। तो जवाब है अपने इलाके के ताल्लुक से बेजा तफाखर का एहसास और दूसरे इलाकों को कमतर और अदना समझने का जज्बा पैदा होना ही इलाकायत है। अपने इलाके से मुतालिक अपनायत का एहसास को बेजा इलाकाई तफाखर की वजह से मनफी नोयत हासिल होती है। इसका बुरा असर कौमी यकजहती पर पड़ता है। अगला सवाल 3 है, ये दरसी किताब का सवाल है। मंदरजा झेल बयानात की वजूहात की साथ वजाहत कीजिए। तो सवाल का जवाब है यहाँ पर आनंदपुर साहब की तजवीज़ यानी करारदाद में अकाली दल ने कौन से मुतालबात किए? तो पहला सवाल यही है जिसका जवाब है 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहब तजवीज़ करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत से दर्ज झेल मुतालबात किए। इसका पहला पॉइंट है चंडीगढ़ पंजाब के हवाले किया जाए। दूसरा, दीगर रियासतों के पंजाबी जुबान बोलने वाले इलाकों को पंजाब में शामिल किया जाए। तीसरा, फौज में पंजाब के नुमाइंदगी में इजाफा किया जाए। चौथा, पंजाब को मजीद खुद मुख्तार दी जाए। अगला है सवाल फिरका परस्ती खत्म करने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए? तो जवाब फिरका परस्ती खत्म करने के लिए जिसका पहला पॉइंट है मुख्तलिफ मजहब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे के त्योहारों और तकरीबात में समरात करना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे के रस्म व रिवाज और अच्छे ख्यालात को कबूल करना चाहिए। चौथा, एक दूसरे के समाजी व मुआशी मसाइल के तरफ मुंतकी अंदाज से देखना चाहिए। अपने मजहब के तई बेजा तफाखर से गुरेज करना चाहिए। तीसरा सवाल है यहाँ पर इलाकायत कब मजबूत होती है? तो जवाब का पहला पॉइंट अपने इलाके के तई बेजा तफाकर के सबब इलाकायत मजबूत होती है। पॉइंट 2, अपने इलाके यानी रियासत को ही आला मानने की वजह से इलाका परस्ती वजूद में आती है। पॉइंट 3, अपने इलाके से मुतालिक अपनायत के एहसास को बेजा इलाकाई तफाखर की वजह से मनफी नोयत हासिल होती है और इलाकायत मजबूत होती है। पॉइंट 4, तरक्की में अदम तवाज़न की वजह से इलाकाई तफाखर परवान चढ़ता है। पॉइंट 5, इलाकाई अदम मुसावात मुकामी रिवायात सकाफत पर बेजा तफाखर से इलाकायत मजबूत होती है।
अगला सवाल 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार की मुख्तसर मालूमात दीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, जनरल सिंह भंदरान वाले और दूसरे इंतहा पसंदों ने स्वर्ण मंदिर में बैठकर पंजाब में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। पॉइंट 2, इस मंसूबे का खास मकसद स्वर्ण मंदिर से इंतहा पसंदों को बाहर निकालकर पंजाब में अमन कायम करना था। पॉइंट 3, ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई थी। पॉइंट 4, 3 जून 1984 में 6 जून 1984 के दौरान भारतीय फौज ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर जनरल सिंह के साथ दीगर कई इंतहा पसंदों को कत्ल करके कामयाब कार्रवाई की गई। यहाँ पर देखिए सवाल 5, 1971 के कानून की रूह से शुमाल मशरिक परिषद पर कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गईं? तो जवाब है, शुमाल मशरिकी भारत के इलाकों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए 1971 में शुमाल मशरिकी परिषद कानून बनाया गया। इस कानून की रूह से परिषद को दर्ज झेल अमूर से मुतालिक मरकजी हुकूमत को मशवरे देने का मुकाम सुपुर्द किया गया, जिसका पहला पॉइंट है, मुआशी समाजी शोबे में मुसावी मुफादात। इसका पहला पॉइंट है कि मुआशी व समाजी शोबों में मुसावी मुफादात, और दूसरा पॉइंट है बैनुल रियासती नकल व हमल। तीसरा है बिजली और इंसदाद सैलाब। यहाँ पे देखिए छठा सवाल है, मिजोरम की वफाई रियासत बनने में लाल डींगा की खिदमत को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, 1959 में मिजोरम में कत्थे साली के ज़माने में लाल डींगा ने आम लोगों के लिए काम किया। पॉइंट 2, 1961 में उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट नामी तंजीम की बुनियाद डाली और आज़ाद मिजोरम के लिए तहरीक शुरू की। पॉइंट 3, 1966 में उन्होंने आज़ाद मिजोरम का ऐलान करके बगावत कर दी, लेकिन इस बगावत को फरोग कर दिया गया। पॉइंट 4, आखिरकार 1985 में राजीव गांधी और फ्रंट के दरमियान मुसालत के बाद मिजोरम को वफाई रियासत का दर्जा दिया गया और लाल डींगा वजीर आला बने। सातवां सवाल है, नक्सलवादी तहरीक किसे कहते हैं? तो जवाब है, उसका पहला पॉइंट, मगरिबी बंगाल के जिला दार्जिलिंग में नक्सलबारी के मुकाम पर 1967 में एक वाकया पेश आया। पॉइंट 2, कम जमीन रखने वाले किसानों जर्री मजदूरों ने मुनज्जम होकर कुछ जमीनों के गिर्द लाल परचम गाड़कर फसलों पर कब्जा कर लिया। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने इस इलाके को आज़ाद इलाका होने का ऐलान कर दिया। चौथा पॉइंट, इस बगावत से हौसला पाकर जो तहरीकें शुरू हुई उन्हें नक्सलवादी तहरीक कहा जाता है। अगला सवाल 8 है, नक्सलवादी तहरीक के इब्तिदाई मकासद क्या थे? तो जवाब है, इब्तिदाई ज़माने में नक्सलवादी तहरीक के दर्ज झेल मकासद थे, जिसका पहला पॉइंट है, ज़मींदारों के हाथों मुआशी इस्तिसाल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ज़र्री कमेटियां कायम करना। पॉइंट 2, बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों पर कब्जा करना। पॉइंट 3, कब्जे की हुई ज़मीनों को लोगों में तकसीम कर देना। यहाँ पे नवा सवाल है, इलाकायत तरक्की याफ्ता या गैर तरक्की याफ्ता दोनों रियासतों में किस तरह मजबूत होती है? तो जवाब, उसका पहला पॉइंट, तरक्की याफ्ता रियासतों में इस तरह का एहसास बरतरी पैदा होता है कि उनके इलाके की तारीख सकाफत आला होने की वजह से उनकी तरक्की हुई। पॉइंट 2, ये लोग गैर तरक्की याफ्ता रियासतों के लोगों को कमतर समझने लगते हैं और अपनी तरक्की के फवायद में इन लोगों को शामिल करना नहीं चाहते। पॉइंट 3, इसके बरखिलाफ गैर तरक्की याफ्ता इलाकों के लोग इलाकाई अदम मुसावात के एहसास को बेदार करके मुनज़्ज़म होते हैं। पॉइंट 4, मुकामी रिवायात और सकाफत पर हद से ज़्यादा फ़ख्र करके अपनी इनफरादियत साबित करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता रियासतों में इलाकायत मजबूत होती है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल 4, मंदरजा झेल मुखफ़िफ़ को मुकम्मल तौर पर लिखिए। तो पहला है यहाँ पर MNF, दूसरा है NNC, तीसरा है PLGA। तो इसका फुल फॉर्म हमें लिखना है। तो पहला है MNF यानी मेजो नेशनल फ्रंट, दूसरा है NNC यानी नागालैंड नेशनल काउंसिल, तीसरा है PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, चौथा है NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी पूर्वांचल। अब यहाँ पर देखिए
वजूहात लिखना है हमें। तो पहला है ऑपरेशन ब्लू स्टार अंजाम देना पड़ा। तो जवाब का पहला पॉइंट 1980 में पंजाब में आज़ाद खालिस्तान तहरीक शुरू हुई जो आगे चलकर शिद्दत इख्तियार कर गई। दूसरा पॉइंट है जनरल सिंह भंदरानवाले ने मसला पैरोकार जमा करके दहशतगर्दाना सरगर्मियों का आगाज किया। तीसरा, इसने मजहब मुकाम अकाल से बेपनाह ली। उनके पैरोकारों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करके दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। स्वर्ण मंदिर किले जैसा हो गया और अमन को खतरा लाहक हो गया। पॉइंट 4, स्वर्ण मंदिर से इन दहशतगर्दों को बाहर निकालकर पंजाब में अमन व अमान कायम करने के लिए मरकजी हुकूम को ऑपरेशन ब्लू स्टार अंजाम देना पड़ा। अब दूसरा सवाल है, फिरका वारियत का पूरी ताकत से मुकाबला करना जरूरी है। ये भी हमें वजूहात इसकी बताना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर, तंग जहन मजहबी तकाफर की वजह से फ़िरका परस्ती वजूद में आती है। इस बेजा तफाकर की वजह से एक दूसरे पर से एतमाद उठ जाता है। दूसरा पॉइंट है, एतमाद टूटने से समाजी यकजहती को नुकसान पहुंचता है, समाज के अमन व अमान को खतरा लाहक होता है। पॉइंट 3, मजहब के नाम पर फसादात होते हैं जिनमें वसी पैमाने पर जानी व माली नुकसानात होते हैं। पॉइंट 4, इस बदअनमी का फायदा दुश्मन मुल्क उठाते हैं, इसीलिए पूरी ताकत से फिरका परस्ती का मुकाबला करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए सवाल 3, 1983 में पंजाब में सदर राज नाफिज किया गया। तो जवाब है जिसका पहला पॉइंट, संत हरचरण सिंह लोंगवाल की क़यादत में अकाली दल ने पंजाब में आज़ाद खालिस्तान की तहरीक शुरू की। पॉइंट 2, खालिस्तान के कट्टर हामी जनरल सिंह भंदरानवाले ने दहशतगर्दाना सरगर्मियां शुरू की। पॉइंट 3, 1981 में मुदीर लाला जगत नारायण के कत्ल के मामले भंदरानवाले को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब के हालात काबू से बाहर हो गए। इस वजह से 1983 में पंजाब में सदर राज नाफिज किया गया। अब यहाँ सवाल 4 है, आसाम में अमन कायम करने में कामयाबी हासिल हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आसाम में बंगाली जुबान बोलने वालों की बालादस्ती बढ़ती जा रही थी। दूसरा पॉइंट, बांग्लादेशी दरअंदाजों की वजह से मुकामी लोगों में बड़ी बेचैनी थी। पॉइंट 3, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और आसाम गण संग्राम परिषद ने दरअंदाजों के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक शुरू की। बांग्लादेशी शहरियों को आसाम से बाहर निकालने का फैसला किया गया और असम्बली के इंतखाबात कराए गए। ये जमहूरी अमल आसाम में क़याम अमन की राह हमवार करने में मुअव्वन साबित हुआ। यहाँ पॉइंट 4 है कि 1985 में वजीर आजम राजीव गांधी और आसामी रहनुमा प्रफुल्ल कुमार महतो के दरमियान समझौता करार पाया। अगला सवाल 5 है कि नक्सलवाद मुल्क के दाखिली सलामती के लिए मसला बनता जा रहा है। जवाब का पहला पॉइंट, जमींदारों के इस्तिसाल के खिलाफ शुरू की गई नक्सलवादी तहरीक किसानों और मजदूरों के मुफादात के मकसद से दूर होती जा रही है। पॉइंट 2, हुकूमत के फलाही स्कीमों और सरगर्मियों को तहरीक के रहनुमा किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। पॉइंट 3, इन लोगों ने दहशतगर्दी का रास्ता अपनाकर जमहूरियत निज़ाम को रद्द कर दिया और मुतवाज़ी निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश की। नक्सलवादियों का ये पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना अमल मुल्क की दाखिली सलामती के लिए मसला बनता जा रहा है। सवाल 6, मजहबी वजूहात की बिना पर कई बार फसादात होते हैं। तो जवाब है उसका पहला पॉइंट, समाज के कुछ लोग मुआशी और समाजी मसाइल को भी अपने मजहब की ऐनक से देखते हैं। पॉइंट 2, उन्हें ऐसा लगता है कि एक मखसूस मजहब से ताल्लुक़ रखने की वजह से वो सियासी एतबार से बेवजन है और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। पॉइंट 3, उन्हें महसूस होता है कि हुकूमत उनके मजहब के ताल्लुक से जानबदारी बरत रही है। पॉइंट 4, वो अपने मजहब और मजहब वालों के तई हसास हो जाते हैं। उनके मजहब के बारे में किसी की कुछ कहने या मजहबी अलामात के बेहुरमती करने पर फसादात भड़क उठते हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल 9, दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़कर नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखना है। तो ये इक्तिबास है जिसका हमें पहला सवाल क्या है कि सही मुतबादल का इंतखाब कीजिए। फिरका परस्ती की बुनियाद क्या है? तो अलिफ में समाजी अदम मुसावात, बे में इलाकायत, जीम में मजहबी शिद्दत पसंदी, दाल में अंधी अकीदत। तो जवाब हम देखेंगे।
ये जवाब देखिए, दूसरे का, समाज के लोग कब तक एक दूसरे को मशकूक नजरों से देखने लगते हैं। तो जवाब है, जब मुख्तलिफ मजहब के लोगों का एतमाद एक दूसरे पर से उठ जाता है और वो मजहबी शिद्दत पसंद बन जाते हैं तो समाज के लोग एक दूसरे को मशकूक नजरों से देखने लगते हैं। तीसरा सवाल है, फिरका परस्ती के समाज पर होने वाले 2 असरात बयान करिए। तो पहला असरात है, फिरका परस्ती बढ़ती है तो लोग मुआशी और समाजी मसाइल को भी अपने मजहब की ऐनक से देखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने की वजह से पसमानदा हैं। और यहाँ पर चौथा है सवाल, आसाम में अमन कायम करने में कामयाबी हासिल हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है, आसाम में बंगाली जुबान बोलने वालों की बालादस्ती बढ़ती जा रही थी। पॉइंट 2 है यहाँ पर, बांग्लादेशी दरअंदाजों की वजह से मुकामी लोगों में बड़ी बेचैनी थी। तीसरा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन और आसाम गण संग्राम परिषद ने दरअंदाजों के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक शुरू की। बांग्लादेशी शहरियों को आसाम से बाहर निकालने का फैसला किया गया और इस असम्बली में इंतखाबात कराए गए। ये जमहूरी अमल आसाम में क़याम अमन की राह हमवार करने में मुआवन साबित हुआ। इसका चौथा पॉइंट है, 1985 में वजीर आजम राजीव गांधी और आसामी रहनुमा प्रफुल्ल कुमार महतो के दरमियान समझौता करार पाया। पांचवा सवाल है, नक्सलवाद मुल्क के दाखिली सलामती के लिए मसला बनता जा रहा है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, जमींदारों के इत्तिसाल के खिलाफ शुरू की गई नक्सलवादी तहरीक किसानों और मजदूरों के मुफादात के मकसद से दूर होती जा रही है। दूसरा पॉइंट, हुकूमत के फलाही स्कीमों और सरगर्मियों को तहरीक के रहनुमा किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। पॉइंट 3, उन लोगों ने दहशतगर्दी का रास्ता अपनाकर जमहूरी निज़ाम को रद्द कर दिया और मुतवाज़ी निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश की। नक्सलवादियों का ये पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना अमल मुल्क की दाखिली सलामती के लिए मसला बनता जा रहा है। अब अगला सवाल 6 है, मजहबी वजूहात की बिना पर कई बार फसादात होते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि समाज के कुछ लोग मुआशी और समाजी मसाइल को भी अपने मजहब की ऐनक से देखते हैं। पॉइंट 2, उन्हें ऐसा लगता है कि एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने की वजह से वो सियासी एतबार से बेवजन है और उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। तीसरा पॉइंट है, उन्हें महसूस होता है कि हुकूमत उनके मजहब के ताल्लुक से जानबदारी बरत रही है। चौथा पॉइंट है, वो अपने मजहब और मजहब वालों के तई हसास होते जाते हैं। उनके मजहब के बारे में किसी के कुछ कहने या मजहबी अलामात की बेहुरमती करने पर फसादात भड़क उठते हैं। अब यहाँ पे सरगर्मी है। पहली सरगर्मी आपको करनी है बच्चों, वफाकी रियासतों यानी मरकजी जेर इंतज़ाम इलाकों और उनकी राजधानियों की जदूल बनाकर नक्शे में उनका मुशाहिदा करिए। दूसरा है, इंटरनेट की मदद से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है, ये सरगर्मी है, तो आप इसे नोट कर लें। और मुझे लगता है यहाँ पे मेरे सभी सवाल जवाब ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये लॉकडाउन में ऑनलाइन काम में उन्हें भी राहत मिले और ना ही दरसी किताब खरीदना पड़े और ना ही कोई डाइजेस्ट। और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से आप अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।